तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक जो है दोस्तों, एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। विकासशील का मतलब क्या हुआ, ये अभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा, और जो पूरी तरह से विकास हो चुका है उसको हम विकसित करते। तो विकसित में नहीं है, विकासशील में है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है तो विकासशील देश के संदर्भ में, विकासशील देश के संदर्भ में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट में है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ है कि पूंजीवादी तथा समाजवादी। क्या बोल रहा है कि पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश। तो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका तथा रसिया है। अमेरिका तथा रूस है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो अमेरिका की है, और भारत की अर्थव्यवस्था तो चौथी स्थान पर है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। ठीक है, उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का 20वां स्थान 7वां है, लेकिन अभी चौथा स्थान पर चला आया है। ठीक है, चौथा स्थान पर चला आया। उसके बाद देखिए ऊपर में क्या है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का 20वां स्थान तो तीसरा अभी भारत का मतलब बोल रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का 20वां स्थान तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश तो फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस हो जाएगा। फिर देखिए भारत में अर्थव्यवस्था है, तो भारत में अर्थव्यवस्था तो कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। निजी तथा मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हुआ कि मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों का अस्तित्व रहना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 ईस्वी में किया गया था। 1948 ईस्वी में किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। फिर देखिए एसडीआर 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 130वां स्थान है। मतलब टोटल 189 में 130वां स्थान है। तो कितना नंबर है दोस्तों, तो आपका ये जो है ना 189 देशों में से मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान क्रमशः नॉर्वे तथा मध्य अफ्रीका की है। मध्य अफ्रीका की ये सब क्वेश्चन जो है ना आपका करेंट से मिलेगा। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। देखिए भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित जारी करता है, तो नीति आयोग। ये सभी क्वेश्चन कन्फर्म है, नीति आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे तो दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन थे तो दोस्तों, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रो राय हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948 से
1949 में दिया गया। फिर देखिए राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है तो साधन है, साधन है मतलब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP जिसको कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 2015 से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है, वर्ष 2014 से 15 में भारत की राष्ट्रीय आय में देखिए पुराना बुक का दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है जितना भी है ये पुराना बुक का, नया बुक नया स्पीडी का नहीं है, पुराना स्पीडी का है। देखिए राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं। फिर देखिए केंद्रीय सांख्यिकी यहाँ आ जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक 1977 में अपनाई थी। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSO का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में हो जाएगा। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है, कोलकाता में है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है निर्माण विद्युत जलपूर्ति से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र व्यापार परिवहन संचार से। किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश जापान है, मतलब सबसे आगे। जापान छोटा सा देश है, जनसंख्या वहाँ कम है और वहाँ विकासशील ज़्यादा है, मतलब डेवलप ज़्यादा है। वर्ष 2016-17 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा तथा बिहार 16-17 वाला है। भारत में गरीबी का मापन आधार न्यूनतम कैलोरी उपयोग के मौद्रिक मान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रति दिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 1100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकरवाला फार्मूला के आधार पर। लकरवाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई थी 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े हैं। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े किए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पादन चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। फिर देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में वित्त आयोग का गठन 1951 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत 280 के 1 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो केसी नियोगी हो जाएगा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी हो जाएगा। उसके बाद ऊपर देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल आपका जो है दोस्तों 5 साल का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है।
और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 अध्यक्ष सहित 5 अध्यक्ष सहित होता है, 5 अध्यक्ष सहित होता है, ठीक है। 5 जो है ना अध्यक्ष सहित होगा 5, 5 जो है ना अध्यक्ष सहित होगा 5। 14वें वित्त आयोग 2013 ईस्वी में गठन किया गया था। वित्त आयोग को योजना आयोग भी कहने लगा है। पंचवर्षीय योजना को ही वित्त आयोग कहते थे। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20 है। 15 से 20 है तो 20 से 25 हो जाएगा 15वें वित्त आयोग। जब 15वें वित्त आयोग की अवधि 20 से 25 हो जाएगा, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष एन के सिंह। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वित्त आयोग का गठन 14 फरवरी 2014 मतलब फरवरी 2014 ईस्वी को होगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक संस्था। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी और मोन्टेक सिंह। ये मतलब पुराना किताब है, ठीक है, आज यहीं तक।